नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। आप सभी का लाइव डिबेट विद केशव पंडित में स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अजय शर्मा, जो क्राइम हेड हैं एटीवी न्यूज चैनल के, और समा परवीन जी, जो जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विकास कमेटी की महिला विंग की, और राष्ट्रीय सेवा योजना की मास्टर ट्रेनर भी हैं। समा परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट में। धन्यवाद सर। जी अजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट में। सर सबसे पहला सवाल हमारा है कि हम कल भी जुड़े थे, जो जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के थे वो भी साथ में थे। तो अभी की जो स्थिति है वो क्या है कोरोना को लेकर के सिंगरौली में? समा परवीन जी। जी जय हिंद सर। और जी, कोविड को लॉकडाउन का लेकर हम के जो वर्तमान स्थिति है वो अभी क्या है, और ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, क्या इसके लक्षणों के अभी मरीज निकले हैं अथवा नहीं निकले हैं, क्या सिर्फ अभी कोविड के ही मरीज अभी हैं वहाँ? सबसे पहले तो सर लॉकडाउन का हम पूरा समर्थन करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, जी क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसा निर्णय है जो महामारी को कम कर सकता है और रोक सकता है। जी और रही बात ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की, तो सिंगरौली जिले में कोरोना बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, परंतु लॉकडाउन की वजह से जी कोविड की जो स्थिति है, आंकड़ा है, वो कम होते देख रहे हैं। जी और ब्लैक फंगस सर ऐसे थोड़ा वीडियो जैसा वायरल हुआ था, तो जी एक दो मरीज आए हैं, और ब्लैक फंगस का तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। जी सर। जो हम देख पा रहे हैं लगातार हर राज्य में, हर जिले में, और जहां भी है पूरे देश भर में रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन डेथ रेशियो भी साथ साथ ही बढ़ रहा है। जी सर। जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ चिकित्सकों की या सरकारों की या फिर पुलिस प्रशासन की या फिर आम जनमानस की भी कोई जिम्मेदारी है? इसके बचाव के लिए क्या करने चाहिए? जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, डब्ल्यूएचओ ने जारी की है, उनका पालन पूरी तरीके से सिर्फ केवल सरकारें ही पालन क्यों करवाएं जबरदस्ती? आम व्यक्ति को अपने आप भी तो करना चाहिए। जी सर, आम व्यक्ति यहाँ पे कर रहे हैं, परंतु जो सरकार है, ठीक है, लॉकडाउन को जैसे मैंने शुरू में कहा कि सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है, निर्णय बिल्कुल सही है, परंतु जी सर जो गरीब व्यक्ति है, जो घर से बाहर निकल रहे हैं, मानते जी हैं कि बिना काम का, बिना किसी जरूरत का लोगों को बाहर नहीं निकलना है, जी लॉकडाउन ही हमें कोरोना से बचा सकता है। पर सर जिनके पास राशन नहीं है, इकट्ठा नहीं कर सकता, वो तो मार्केट जाएगा राशन लेने। तो क्या सरकार जी ऐसा नहीं कर सकती है, दिन में 1 घंटे का टाइम दे दे, खोल दे सिर्फ सामान के लिए? जी। सामान के लिए जी सुबह सर। 8 से लेकर के 11 तक भी समय दिया, और मुझे लगा कि बीच में इन्होंने कंप्लीट भी अनलॉक किया हुआ था, जिसके तहत सामान का क्या 24 घंटे हम सामान खरीदते हैं, क्या उस बीच भी उनको मालूम था कि कोरोना के मरीज हर रोज निकल रहे हैं? लेकिन जो आम व्यक्ति हैं वो तभी उनको समझ में आता है, या तो कानून सख्त करने पड़ते हैं। सख्त के लिए वो इतना तो नहीं कर सकते हैं, 3 घंटे भी खोल रहे हैं तो मुझे लगता है काफी है अगर आप सामान ले रहे हैं। और अगर कोई बीच में आपको इमरजेंसी है, कुछ ऐसा कोई सिचुएशन है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो कहाँ आपको रोक रहा है? गलत बात सर, हमारे सिंगरौली जिले में 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया, संपूर्ण लॉकडाउन है यहाँ जी पर। जो कि नॉर्मली कोई मोहल्ले में भी शॉप चलाता है जैसे किराने का, तो उसको सील कर दिया जा रहा है, ठीक है, गलत जी है। बट जी मोहल्ले वाले सामान लेने कहाँ जाएंगे? मार्केट जा रहे हैं तो पुलिस वाले उन्हें मारकर प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कि जी बहुत ही निंदनीय है। पुलिस जी कर्मियों को इतना होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप आखिर क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या काम जी है? हो सकता है उनको इमरजेंसी हो, कुछ घर में जी बच्चे खाए ना हो, कुछ तो सामान लेने जा रहे हो राशन, तो ऐसे तो जी। मारना नहीं चाहिए ना। 144 पता है आपको? 144 क्या है? जी सर बताइए। जी, धारा 144 अजय सर। जी सर, धारा 144 आपका एक ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत आप कोई कोरोना कर्फ्यू या फिर किसी का ही पालन करेंगे और उल्लंघन करते हैं तो धारा 144 के अंतर्गत आते हैं, और 144 के अंतर्गत आने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप उल्लंघन करते पाए गए तो। जी, जब भी कोई बड़ी विकट स्थिति हो जाती है तब ऐसी बड़ी धाराएं लगाई जाती हैं, और उनका सीधा सा स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन उसका पालन करे कंप्लीट। वो ये नहीं देखते हैं, जी जैसे सर। अगर आर्मी शासन लग जाए तो आर्मी वालों के पास ये नहीं राइट्स रहता है, जबकि आपको पहले से पता है कि अगर हम निकल रहे हैं तो आप ठोस कारण लेकर के ही आप निकलिए। पहली चीज, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो
समाज सेवी संस्थाएं हैं, पार्टियां हैं, दल हैं, वो बात कर सकते हैं पुलिस प्रशासन से उनकी समस्याओं को लेकर के। ये जनप्रतिनिधि बने ही इसलिए होते हैं। बिल्कुल जी सर, सर, यहाँ आपका पे कहना सिंगरौली का जो कंडीशन है सर, सिंगरौली जो पुअर कंडीशन, सिंगरौली में आज कोरोना कर्फ्यू को लेकर बात करें या फिर किसी भी बात को लेकर बात करें आपके सामने, जहाँ पर हर लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, चाहे वो कोविड-19 को लेकर हो या फिर होम डिलीवरी को लेकर हो, या फिर आप ऐसे मान लीजिए सर, एक मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, मामला बहुत गंभीर है। कोविड-19 के दौर जिन भी व्यक्तियों को पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिनको होम प्रशासन के द्वारा क्वारंटीन किया जा रहा है या फिर होम आइसोलेट किया जा रहा है, जो भी प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं क्वारंटीन, उनमें पॉजिटिव केसेस को रखा तो जा रहा है, लेकिन बिल्कुल, ये प्रशासन को तय करना होगा साथ के साथ ही कि इन ऐसे लोगों पर जो गैंग बना करके काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि ये महामारी है, दूसरी सबसे बड़ी चीज है, सामान लेना तो सही है, लेकिन जो शादी ब्याह का समारोह चल रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, ये कौन सा ये जरूरी काम है? नहीं ये नहीं, कौन से शादी जरूरी में काम सर, है? शादी में 50 सर लोगों की लोगों अनुमति प्रति दी जा रही है कि आप शादी करिए, आपको 50 लोगों की अनुमति दी जा रही है, क्यों? शादी जरूरी है? सर, हमारे हिसाब पहले से महामारी शादी जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है। ये हम जिंदगी आम लोगों जरूरी को है, भी शादी समझना जरूरी है। जब एक जिंदगी रही व्यक्ति तो शादी हो सकती है। बाहर नहीं जाने दे सकते हैं तो 50 लोगों को एक जगह कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि वो कोई एक परिवार के नहीं है, अलग अलग जगह से बाहर से आकर के एक साथ मिलते हैं। और हम देखते हैं कि अभी एक खबर अभी ताजा आई थी, और हालांकि ऐसी कई खबरें आई कि दूल्हा अपनी ही शादी में संक्रमित हुआ, 14 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद अभी एक किसी गांव में शादी हुई, तो वहाँ 94 या शायद 96 कोई जो बाराती थे वो पॉजिटिव आए, उसमें जो दूल्हे का पिता था उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या शादी की इतनी सारी चीजें, इतनी न्यूज, ये सब देखने के बाद में क्या इस प्रकार के कार्यक्रम जरूरी हैं? क्या जनता को भी जागरूक नहीं होना चाहिए? पुलिस प्रशासन को तो होना पूर्ण चाहिए प्रतिबंध सरकारों को तो लगाना ही चाहिए। सर, होना चाहिए, परंतु यहाँ पे सरकार परमिशन दे ही क्यों रही है शादी के लिए? जी जिस तरह से सर। लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है सरकार द्वारा, जी दुकानें बंद की गई है, खाने पीने के लिए जो जिंदगी के लिए जरूरी है, उसी प्रकार शादी में रोक लगवा दिया जाए। सरकार को जी ये होना चाहिए। जी अभी जो वहाँ की जीवन शैली, जो जीवन यापन है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए जैसे पिछले वर्ष निकाला था कि राशन मिलेगा, ये जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जो सरकार पिछले वर्ष वचनबद्ध थी, क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है उनके साथ में? क्या उनको राशन मिल रहा है समय से? बोलूं? जी जी सर, बोलिए क्षमा प्रवीण जी। सरकार की तरफ से 3 महीने का राशन बताया तो जा रहा है कि 3 महीने का राशन मिलेगा, जी पर एक पर्ची बनती है, अस्थायी पर्ची, अस्थायी पात्रता पर्ची, तो वो बन कहाँ जी से रहा है? लोगों को तो पता भी नहीं है। वार्ड जी प्रभारी के थ्रू बन रहा है, हमें पता है तो वार्ड जी प्रभारी है कौन, ये तो लोगों को पता नहीं है। और जी जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कैसे मिलेगा? ये सब तो ठीक है सर, बट अभी राशन मिल ही नहीं रहा है 3 महीने का। हमारे सिंगरौली जिले में ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहाँ पे 3 महीने का राशन मिला हो। ये कब मिलेगा सर? लॉकडाउन खत्म होने के बाद? जी अजय शर्मा जी, जो क्षमा सर, प्रवीण जी कह रही हैं कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और सरकार और प्रशासन मिलकर के अच्छी नीतियां बनाए, कोई ऐसी बढ़िया नीति बनाए जिसके तहत लोगों को चिन्हित करके और जो जरूरतमंद है उनको राशन जो है मुहैया करवाया जाए, वो भी सही समय से। क्योंकि अगर आप देर से भी उस चीज को दे रहे हैं तो उनके लिए तो वो किसी काम की है नहीं। अगर ऐसी स्थिति में वो कोरोना की बजाय उनके साथ कोई अनहोनी या कोई ऐसी घटना हो जाती है, जिसके लिए फिर कौन जिम्मेदारी इसकी अपने सर लेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर केवल कोरोना के नियम जो है आम जनता के लिए बनाए गए हैं। अगर आम पब्लिक सड़क पर निकले तो कोरोना के नियम इन पर लागू होते हैं, अगर पालन न करे तो कोरोना के नियम लागू होते हैं। लेकिन अगर सत्ताधारी नेता हो या फिर राजनीतिक पद से जुड़े नेता हो, अगर वो हड़ताल करते हैं, रैली निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब उन पर ऐसी कंडीशन में कोई भी कोरोना के नियम लागू नहीं होते, बल्कि उनके देखिए, साथ कदम से कदम सरकारों मिलाकर पर प्रशासनिक अधिकारी चलते हैं सर। इनके लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि अगर समाज में आपको मालूम है
कि एक रैली से या किसी कारण से एक व्यक्ति भी संक्रमित अगर हो जाता है तो चुनाव आयोग को ऐसी परमिशन देने की जरूरत क्या है। और दूसरा, जब आपको पता है कि महामारी चल रही है और ऐसी स्थिति में ही ऐसे महासंकट के समय के लिए ही राष्ट्रपति शासन और आर्मी शासन लगाए जाते हैं। तो आप 6 महीने के लिए अगर आप लगा देते, माना कि पश्चिम बंगाल में जरूरत थी, असम में जरूरत थी, तो हाँ, आप अगर 6 महीने या साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देते, जो सत्ताधारी नेता हैं उनको अगर कुर्सी नहीं मिलती, मुख्यमंत्री शासन अगर नहीं होता, तो क्या आफत टूट पड़ती उन राज्यों पर। जी सर। जी सर, यहाँ पे तो जिम्मेदार है, चुनाव होना जरूरी है क्या था और रैलियों में बुलाना क्या जरूरी था। अगर रैली में आपको भाषण देकर लोगों को बताना है, जानकारी देना है, क्या आप लाइव प्रसारण नहीं कर सकते थे? घर बैठे फोन में लोग देख सकते थे। आजकल सर हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन पाया जाता है, हम हर जी तरह की न्यूज फोन में ही देखते हैं। उसी प्रकार रैली जी की भाषण भी सुन लेते घर बैठे। जी। समा परवीन जी, पिछले वर्ष आपको क्या दिक्कतें आई, और हालांकि जो इस बार आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, या शासन प्रशासन आपको क्या सपोर्ट कर रहा है, और आप क्या काम कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक विकास कमेटी है और वहाँ जो महिला विंग से हैं आप, उसकी जिलाध्यक्ष हैं जी आप, सर। सिंगरौली से, तो आपको कोई काम करने में प्रॉब्लम आ रही है या प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। सर हम तो अभी जैसे कि घर बैठे ही काम हो रहा है, जैसे कोविड-19 को लेकर एक एनएसएस की तरफ से, राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से, जी उसमें कोविड-19 सपोर्ट करके एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से जी हमारे मध्य प्रदेश के पूरे लगभग 52 जिले के वॉलंटियर्स हैं। जी तो वो घर बैठे ही काम कर रहे हैं। अ, जिन मरीजों को वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत जी हो, हॉस्पिटल की जी रेमडेसिविर इंजेक्शन, खाना एक्सेट्रा आदि, उसको हम जी पूरा कर रहे हैं सर घर बैठे। यहाँ जी तक कि लोगों को प्लाज्मा दान भी कर रहे हैं, करवा भी रहे जी हैं, ब्लड डोनेट जी करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं सर। जी और अल्पसंख्यक की बात है तो अल्पसंख्यक विकास कमेटी एक ऐसा समूह है, ऐसा जी संगठन हम बोल सकते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जी खरगोन में अल्पसंख्यक विकास कमेटी की नींव है, जिनका नाम जी है जनाब शेख जी रियाजुद्दीन शेख भाईजान। तो जी वो क्या कर रहे हैं ना, जो भी सरकारी योजनाएं आते हैं वो लोगों को उससे अवगत करा रहे हैं। जी उनको वो हर सुविधा दे रहे हैं जी जो लोगों को कम पड़ रहा है, जैसे खाने का हो गया, पहनने का हो जी गया और रूम जी। रेंट हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे हम हर जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं सर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कई एक्सपर्टों का ये मानना है, जो उनके साथ में हमारी डिबेट हुई है, उन्होंने बताया है कि अगर सैनिटाइजर का छिड़काव होता है, जैसे ताली थाली के लिए अगर एक दिन मुकर्रर हो सकता है, अगर सरकारें इस पर अगर काम कर सकती हैं, ताली थाली के लिए दिन हो सकता है, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो सकता है, तो उसी सम्मान की खातिर क्या एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं के नाम, उनके सम्मान के लिए पूरे देश को क्या सैनिटाइज नहीं कर सकते? क्या हर व्यक्ति जो सक्षम है, क्या अपने गली मोहल्लों को सैनिटाइज नहीं कर सकता? क्या एक सप्ताह तक अगर सैनिटाइजर से उजाड़ा है, क्योंकि सैनिटाइजर एक ऐसी चीज है जिसके संपर्क में आकर के कोविड खत्म हो रहा है, ये हम सब जानते हैं और एक्सपर्ट का भी मानना है। तो क्या हमें 6-7 दिन का जो हिंदी पखवाड़ा जिस तरीके से चलता है या तमाम कार्यक्रम चलते हैं, तो उस तरीके से सैनिटाइजर का कोई पखवाड़ा नहीं हो सकता कि हम लगातार 7-8 दिन तक ये प्रोग्राम चलाएं, इसे जड़ से ही खत्म कर दें? क्यों हम इसका इंतजार कर रहे हैं 15 दिन, 20 दिन? लॉकडाउन जब तक लगा रहेगा तब तक हम इसका इंतजार करें? तो क्या ऐसे में पब्लिक को जागने की जरूरत है कि नहीं? मानता हूं कि सरकारें इस पर करें, लेकिन सरकारें भी अगर अमल में लाएं तो ही पब्लिक सपोर्ट करेगी। जी सर सही है, सैनिटाइज ये हमारे भी माइंड में आया था वैसे कि सैनिटाइज होना जरूरी है, हर मोहल्ले मोहल्ले जी पूरे सिटी में हो जी जाए, पूरे शहर में। लेकिन सर सरकार, जैसे आपने कहा क्यों सरकार ही सिर्फ करे, तो सर इस जी लॉकडाउन में लोगों के घर में बहुत सारी परेशानियां हैं और ऐसे बहुत ही जी कम लोग हैं जो समाज सेवा के लिए आगे आते हैं। गिने जी। चुने लोग ही है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो सर हर जगह सपोर्ट बहुत कार्यकर्ता है ना कम ही बीजेपी है। के, हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हर जगह एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम पार्टियां हैं, तमाम समाजसेवी हैं। क्या समाजसेवी का एक टैग होता है या फिर उनका कोई काम भी होता है? ऐसे ही समय में काम होता है। हाँ हाँ मुझे लगता है कि अगर वो 2,000 रुपए, 5,000 रुपए में अगर सक्षम है, तभी वो समाज सेवी हैं। इसीलिए समाज सेवा के लिए आगे आए हैं। समाज सेवा के सिर्फ हाथ जोड़ करके नहीं, भैया वोट आप दे देना, मैं अगले चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ,
क्या इस तरीके के या इन्हीं कामों के लिए सिर्फ बने हैं? वो तो कार्यकर्ता कर ही रहे हैं, वो तो राजनेताओं का काम है वोट मांगना। लेकिन सेवा करने का मतलब है कि आप जुड़े हुए हैं, आप लगातार आप सक्षम हैं, हर तरह से आप सक्षम हैं समाज की सेवा करने के लिए, तभी आप आगे आ रहे हैं। तो अगर आप 2000 रुपए का अगर आप सैनिटाइजर लेकर के छिड़काव पूरे गांव का कर देते हैं, मोहल्ले का कर देते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? जी सर, ऐसा होना जरूरी है। बात जी, करते हैं फिर। क्या हमें सरकारें पीछे से देंगी? अभी हमारे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश से डोगरा साहब, तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो रविंद्र सिंह डोगरा जी हैं, जो 230 गांवों सैनिटाइज कर चुके हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। लेकिन पार्टी इन सब चीजों को एक तरफ रख करके उन्होंने समाज सेवा में ही अपना पूरा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए वो लगा चुके हैं। 1.5 साल से लगातार सैनिटाइज खुद कर रहे हैं, यहाँ तक कि लाशों को जो लोग नहीं दफना पा रहे हैं या जला नहीं पा रहे हैं, उनमें भी पूरा उनका सहयोग है। तो हर तरीके से अगर क्या हमें उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें परिवारवाद, पार्टीवाद और ये सब चीजें छोड़ करके एक साथ में हमें पता है कि इस चीज से अगर खात्मा है तो उसके लिए हमें आगे आ जाना चाहिए? जी सर, बिल्कुल सही आपका कहना है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, सभी को, हम हो या फिर और भी जो समाज सेवक, सांसद, विधायक वो भी हैं जो, तो उन सभी को वोट लेने जब आते हैं तो वो तो ठीक है, बट अभी जरूरत कोविड को लेके सैनिटाइज हो गया, मास्क तो ठीक है हर इंसान अपने हाथ से बना लेता है, जी, कुछ पैसे का आता है खरीद सकता है वो, बट जो सैनिटाइज वाला आप बता रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर, ये जरूरी है करवाना। तो जो समाज सेवक है और जो विधायक, सांसद जो भी है, महापौर वगैरह, उनका ये फर्ज बनता है ये करवाएं, सैनिटाइज तमाम बड़े करवाएं। उद्योगपति हैं जो अपना उद्योग चलाने के लिए पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि लोन उनसे गवर्नमेंट ले, लेकिन क्या ऐसा संभव नहीं कि आपने उस लोन को लेकर के अपनी इतनी बड़ी, आपने इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया और आपके पास इतना पैसा हो गया, तो उसमें से आप कुछ या थोड़ा ज्यादा आप योगदान नहीं कर सकते हैं देश के लिए? कि हमने जिस पैसे से हमने अपना अंपायर खड़ा किया है, ऐसी स्थिति में हमें देश ने तब हमें पैसा दिया था जब हमारे पास पैसा नहीं था और हमारा बिजनेस खड़ा हो गया। आज एशिया के टॉप 10 में हमारे जो है नंबर 1 है जो बिजनेसमैन अंबानी साहब हैं, और भी तमाम है, अडानी है। तो इन लोगों को आकर के खुल करके खर्च करने की क्या जरूरत नहीं है? है अगर ये सर। 1 साल का पैसा नहीं अंबानी, अपने पास रखे, पूरी बचत अगर दे दें, क्योंकि इनकी मदद देश ने तब की थी जब इनको जरूरत थी। आज देश को इनकी जरूरत है, तो क्या ये इनसे हम कहेंगे तो ये आएंगे या अपने आप इनको आना चाहिए? अपने आप आना चाहिए सर, उनको खुद से सोचना चाहिए कि आज हमारी, हमारे देश को जरूरत है। जी, सरकारें तो नहीं सोचती, लेकिन हम लोग ही सोचते हैं, और हम लोगों को सोचना भी होगा, हम लोगों को ही लोगों को जगाना होगा, और ये हमारा दायित्व भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। और इसी को हम हमेशा कहते हैं कि हम पत्रकार बाद में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बाद में हैं, साहित्यकार बाद में हैं, हम सब कुछ बाद में हैं। सबसे पहले अगर हैं तो देश के नागरिक हैं, और हमारी जिम्मेदारी है जी कि नागरिकों की सुरक्षा सिर्फ सरकारों का ही दायित्व नहीं है, हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। उनको हम सही, जैसे भ्रमित करने, जैसे वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का अगर हम कहें कि जब तक देश में कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक हमें इस बीमारी से बचना भी होगा, लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा हर हाल में। दूसरी चीज है कि जो विपक्ष है वो लगातार, जैसे अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना होगा कि मेरी सरकार आएगी तो वैक्सीनेशन का काम हमारी सरकार में जो होगा वो वैक्सीन में लगाऊंगा। किस तरीके का बयान है, कैसी मानसिकता है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ने वैक्सीन बनाई है? मतलब कितना आप मुख्यमंत्री पद पर आप रह चुके हैं, आपको ऐसे बयान देते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि आप वैज्ञानिकों के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं जो दिन रात लगे हुए हैं? आपकी सरकारों में क्या वैज्ञानिक बदल जाएंगे या फिर वो जल्दी आपका वैक्सीन ढूंढ लेंगे? मतलब आप अपनी सरकारों में आप उनकी क्षमता पर, आप उनकी कार्यशैली पर, आप उनकी योग्यता पर आप सवाल उठा रहे हैं। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार, आप कितना मानती हैं? अभी कुछ लोगों ने बयान दिया कि ये कुत्ते की वैक्सीन है। आप वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन को आप कुत्ते की वैक्सीन बता रहे हैं, किस हद तक आप गिरेंगे? कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। सरकारों की जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी नीतियां हैं, खराब हैं, विरोध करो, सब करो, संभव है, करना भी चाहिए। अगर उनकी नीतियां खराब हैं, अच्छी नीतियों के लिए हमारा काम है उनको चेताना, उनको जगाना और उनको बोलना भी। लेकिन क्या इस तरीके की बयानबाजी से आप तय करेंगे कि देश इस तरीके से चलेगा? सर, सरकार का तो हमें पूरा साथ देना चाहिए, और ये टाइम बहुत खराब चल रहा है ये समय,
सरकार जो जी कर रही है ठीक है, अगर जी कुछ खराब कर रही है या कुछ नहीं कर रही है उस पे बोलने का हमारा हक है, ठीक है। जी परंतु जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन को लेकर, तो ये तुच्छ सोच है, ये छोटी सोच है। क्योंकि ऐसे बड़े लोगों से पता नहीं लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, लाखों लोग फॉलोअर हैं। अगर ये एक बयान देते हैं, लोग उसके पीछे चले जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि ये चीज खराब है, उनके दिमाग में और दिल में बैठ जाता है कि ये चीज खराब है तो खराब है। अगर अखिलेश भैया ने बोल दिया या योगी जी ने ऐसा कोई बयान दे दिया इस प्रकार का, अगर उनकी सरकार नहीं होती, वो विपक्ष में होते, अगर इस प्रकार का कोई भी मतलब कोई भी राजनेता अगर इस तरीके का बयान देता है और ऐसे महासंकट में, तो अजय जी आपको क्या लगता है कि ऐसे में हमें ये बयानबाजी की जरूरत है या एक साथ मिलकर के चलने की? एक साथ मिलकर चलने की जरूरत है सर, ऐसे बसबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जी ऐसे हमें हमें बहसबाजी अभी शायद जी समा परवीन जी फिर दोबारा जुड़ गई हैं। जी जी सर। हम्म, तो हमें इस समय बयानबाजी से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, बिल, और इनकी बिल, जिम्मेदारियां क्या सिर्फ यही हैं गिनवाना गलतियां, या फिर ये अपने पार्टी फंड से कुछ कर सकते हैं? क्या बिल्कुल सर इनका कर खजाना तो सकते नहीं हैं। खाली हुआ? माना कि सरकार का खजाना खाली हो गया, वो सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ सहमत हैं, लेकिन कम से कम ये भी तो दिखाएं कि हमने ये चीज की है, ये क्या कामों में नहीं आ सकते हैं? क्या हर राज्य को 1 लाख 2 लाख वैक्सीन, चलिए 600 रुपए 500 रुपए 400 में जो रेट है वो मिल रहा है, उस पर हम लड़ेंगे, सही है। लेकिन अभी अगर वैक्सीन पर हम 10 दिन लड़ाई लड़ते हैं और 10 दिन में जाने कितनी जाएंगी, हमें उस पर सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए सर, और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कामों में बसबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि इनके एक गलती से न जाने कितने जिंदगियां बर्बाद हो सकती है सर। रमा परवीन जी, अब इस पर बाद में भी लड़ाई लड़ लेंगे कि रेट हमें ज्यादा मिले कम मिले, उन पर हम सरकार से बाद में भी लड़ लेंगे, और उसके लिए अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसके लिए उनको वोट बैंक कितना मिलेगा ये भी हमें मालूम है। पब्लिक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी अगर इस तरीके का उनका रहेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज ये आती है कि आप लांछन आप लगा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। हमारे घर का जब कोई मेंबर बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है, तो हम उसके लिए दवाई की जब मेडिकल की दुकान पर पहुंचते हैं, अगर उन्होंने 2000 का कोई इंजेक्शन बताया तो हमें 2000 का ही लेना पड़ता है, हालांकि उसको भले ही 500 में मिल रहा हो। उस समय हमें लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि हमारे परिवार का मेंबर बचाना जरूरी होता है हमारे लिए, उस समय उसे लड़ाई जरूरी नहीं है किसी भी कीमत पर। जी सर, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी इंजेक्शन 1500 का है और वो मिल रहा है 5000 का, तो हम यही सोचेंगे कि हमारे फैमिली वालों की जान बच सके, जी सही है। परंतु सर, जो आपने जैसे आपने कहा कि सरकार के पास पैसे की दिक्कत, ठीक है, जी सरकार बहुत कुछ कर रही है, मानते हैं, हम उनके साथ हैं। पर जी सर, यहाँ पे बात अगर पैसे का आई तो आपको मैं बता दूं कि क्या जी जरूरत है अपने देश की चीजों को बेचने का। आपको जी पता है कि क्या क्या चीजें बिकी है, क्या क्या चीजें प्राइवेट हो चुकी है, तो क्या जरूरत था सर, आप बताइए। देखिए, हमारे देश में निजीकरण फिर के बचा लिए ही क्या। सरकारें तो निजीकरण की शुरुआत की अगर हम बात करें, आज के दौर में अगर निजीकरण की हम बात करें तो निजीकरण में कई सारे सवाल हैं। पहला तो निजीकरण में ये आता है कि निजीकरण की शुरुआत अभी नहीं हुई है, निजीकरण बहुत पहले सरकारों ने शुरू कर दिया था। अगर आप निजीकरण का इतिहास पढ़ेंगे तो वो हर काम जो कांग्रेस करना चाहती थी उसे बीजेपी ने रोका, और बीजेपी वही काम आज कर रही है, ये भी संभव है। जीएसटी पहले कांग्रेस ला रही थी, विरोध हुआ, लेकिन आज बीजेपी लाई। आधार कार्ड जब बने, बीजेपी ने इसका विरोध किया, आज आधार कार्ड पूरी तरीके से इन्होंने ही सक्सेसफुल करवाया, हर किसी के पास आधार कार्ड इन्होंने बनवाया। हालांकि उनकी योजनाओं को इन्होंने पूरी तरीके से उनको किस तरीके से किया, उनका उन्होंने भी नोटबंदी की शुरुआत की, हालांकि वो इतने बड़े स्तर पर नहीं कर पाए, क्योंकि विमुद्रीकरण का एक पार्ट हमने भी पढ़ा होता है और आपने भी पढ़ा होता है कि हर 10 15 20 साल के बाद में विमुद्रीकरण जरूरी होता है, क्योंकि देश की मुद्रा जो है गलत हाथों में पहुंच चुकी होती है और हम उसको जो है रिकवर नहीं कर सकते। उसको रिकवर करने के लिए हमें ये विमुद्रीकरण करना पड़ता है। दूसरी चीज जो आपने कहा है कि निजीकरण, निजीकरण के लिए सरकार जितनी जिम्मेदार है उतने ही हम भी जिम्मेदार हैं। अब मैं आपसे बताता हूं, आप सिम किसका इस्तेमाल कर रही हैं इस समय? एयरटेल। आप सही आप मुझे बताना, सिम किस किस का इस्तेमाल कर रही हैं? जी सर, एयरटेल। आप मुझे बताइए ना, मैं बताता हूँ आपको। जी, आप किस कंपनी का आप सिम इस्तेमाल कर रही हैं? एयरटेल का सर। एयरटेल का आप इस्तेमाल कर रही हैं, बीएसएनएल का क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि सर मैंने बीएसएनएल शुरू से को एयरटेल का सरकार की मजबूरी नहीं है एक्चुअली, जहां सैलरी नहीं निकले। पहली चीज, जब हम एयरटेल के कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो वो फटाफट फोन उठाते हैं, हमारी तुरंत समस्याओं का त्वरित निदान कर देते हैं।
कहते हैं सर ये पैसे कट गए, ठीक है जी आप इस सर्विस को हटा दीजिए। जब हम बीएसएनएल के कस्टमर केयर को फोन करते थे तो वो घंटों तो दूसरी लाइन में लगे रहते थे। हमें सिम लेने के लिए जो प्रक्रिया एयरटेल में जितनी जल्दी मिल जाती उतनी जल्दी बीएसएनएल में भी संभव थी, लेकिन नहीं मिलती है। और हम देखते हैं कि हमें जब दिक्कतें आती हैं तो हम फिर कहाँ जाएंगे, हमें तो बात करने से मतलब है, हमें बीएसएनएल और एयरटेल से क्या मतलब है, ये हम भी सोच लेते हैं। तो निजीकरण को बढ़ावा तो एक तो हम दे रहे हैं, दूसरा वो दे रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। अब जब आप घंटों हमें लाइन में लगा रहना, लाइन पर रहिए, अभी कस्टमर केयर व्यस्त है जी, ठीक है व्यस्त कितने तक, अब आपके पास 10 मिनट का टाइम है और आपको 2 घंटे तक बिठाया जा रहा है, तो आप उसकी जो सर्विस है वो आप बंद करेंगी या नहीं करेंगे। देश के 125 करोड़ लोग धीरे धीरे वो सिर्फ केवल सरकारी स्तर तक अगर बीएसएनएल की सिम रह जाएगी तो उनकी सरकार सैलरी कौन देगा, पहली चीज। तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो 50,000 पर मंथ पाकर के जो 5,000 रुपए कमा रहा है, एयरटेल में बैठा हुआ प्रतिनिधि, वो हमें पूरी सुविधा दे रहा है। जो 50,000 पा रहे हैं वो हमें सुविधा के नाम पर सिर्फ हमें क्या पकड़ रहे हैं ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी। आज यही स्थिति है कि हमें सवाल करना पड़ता है। हम निजीकरण के लिए अगर दोषी सरकारों को माने, सरकारों को बेचना इसलिए पड़ता है कि जिनकी सैलरी बोले साल भर से सैलरी नहीं मिली, इसलिए सैलरी नहीं मिली। आप ये चीज देखिए कि उसके कारण क्या है। अगर वो सही ढंग से काम कर ले, आपको एक सिम लेने के लिए 3 दिन के चक्कर काटने पड़ेंगे, 3 दिन मुझे लगता है। बीएसएनएल की सिम के लिए काम आदमी को तो 5 दिन भी हो सकते हैं। पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट बताते हैं, क्या वही डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की एयरटेल में नहीं लगते, क्या वो जियो में नहीं लगते, बीएसएनएल में लग सकते हैं, सर्विस फास्ट हो सकती है। अगर ये सब संभव हो जाए, सरकारी लोग अगर उतने ही एक्टिव हो जाएं और उससे ज्यादा एक्टिव हो जाएं क्योंकि पैसे उनको ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसे में बेचने की सरकार को जरूरत क्या है। अच्छा वही जब निजीकरण से हम खुद सामान ले रहे हैं, हम निजीकरण से ही संतुष्ट हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने एयरटेल की सिम इसीलिए तो ली होगी कि इसकी सर्विस बेहतर है। अजय शर्मा जी, आप भी किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर से आपने किया होगा, तो आप ये समझते हैं कि बीएसएनएल का जो है विकास, तो कहीं ना कहीं निजीकरण में जो ये सवाल है हम सब जानते हैं कि निजीकरण के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। आज ये सड़क पर इसलिए हैं, इनको मालूम है। अच्छा यही आवाजें उठाते हैं। आप देखिए हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है, हमें चीजें नहीं मिलती हैं, कभी सरकारी अफसर कभी एक छुट्टी करता है नहीं। जब सरकारी अफसरों की और सरकारी कर्मचारियों की नौकरी दांव पर आ जाती है तो ये लोग छुट्टी कर लेते हैं, तो ये लोग बवाल भी काटते हैं, सरकारों से लड़ेंगे भी। लेकिन क्या आम आदमी के लिए कभी लड़ते हैं, जो हम लोग इनके लिए अगर सेवा में, सर्विस में अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप धरना प्रदर्शन करो ना कि इसमें लोग बढ़ाओ। यहाँ पर 50 लोगों की क्षमता वाला काम है और आपने 20 दिए हुए हैं, लेकिन आप तो सैलरी के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए कहाँ लड़ते हैं कि नौकरी इसमें ज्यादा मिले। आप तो चाहते नहीं कोई दूसरा आए हमारे ऑफिस में, हम तो लेटना चाहते हैं जी, काम तो करना ही नहीं चाहते। फिर सरकार आपको सैलरी कहाँ से दे। आप महीने में 5 सिम नहीं बेच पा रहे हैं, 5 लोगों का काम आपका जब सिम बेचना ही है तो आप वहां पर बैठ करके तेल तो नहीं बेचेंगे, है ना। तो पैसा तो आपको सिम से ही निकाल के गवर्नमेंट को देना होगा, उसी से आपको पैसे मिलेंगे। हर डिपार्टमेंट के पैसे उसी से दिए जाते हैं। और जब ऐसी कगार पर कोई संस्थान पहुंच जाता है जिसे बेचने की नौबत आ जाती है, तो समा परवीन जी, क्या ये संभव नहीं है कि उसे बेचा जाए या फिर ऐसे बने रहने दिया जाए, दूसरे डिपार्टमेंट का पैसा निकाल करके उनको दिया जाए। तो निजीकरण के लिए मुझे लगता है कि जनता को हर जगह जागरूक होने की जरूरत है और ये जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने की आवश्यकता है। मेरा तो ये मानना है, मैंने जो रिसर्च किया है और इसको देखा है और लोगों से निजीकरण पर ही सवाल किए हैं कि क्या आप इससे सहमत हैं, बोले नहीं। जब आप खुद सरकारी सेवा नहीं लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट में आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, 4 पैसे कम भी कर सकते हैं। सरकारी सिस्टम में जो बोल दिया वो हो गया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। राशन कार्ड भी उन्होंने बोल दिया कि ये वाला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, चाहे आप 10 जगह से लिखवा करके ले आओ। बोल रहे नहीं मान रहे हम किसी की मोहर, किसी का साइन, कुछ नहीं मान रहे। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आपकी सिम बंद हो गई, 15 दिन दौड़ो, आप 20 दिन दौड़ो, क्या उनको फर्क पड़ता है, परेशान आप हो रहे। लेकिन यही जब हम निजी कंपनियों की, निजी सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारा प्राइवेट, तो उनसे अगर हम सिम लेते हैं, कोई चीज, कोई सर्विस लेते हैं, तो वो हमें तुरंत जो है उस समस्या से निजात दिलवाते हैं। इसलिए निजीकरण जरूरी है। और जितने भी बड़े देश हैं सक्षम है, चाहे जापान ले लो या तमाम, उन पर आप सर्च करो, वहां निजीकरण चल रहा है। मानता हूं कि अभी निजीकरण की इस देश को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस हालात में नहीं है कि निजीकरण की फीस या उनकी सुविधाएं, सर्विस ले पाए, ये मैं समझता हूं। लेकिन इसमें सरकार को भी सुधार करने की जरूरत है, कर्मचारियों को भी सुधार करने की जरूरत है और जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। हम तब कहें वो चीज बिके जब हम सरकारी चीज खरीदें और फिर हम उनके लिए लड़े। पहले तो सभी पूरा देश 130 करोड़ सिम खरीद ले जिस दिन बीएसएनएल की, उस दिन तो मैं कहता हूँ एक सिम तो चलाओ। परिवार में आपके 10 सिम जियो की हैं, एक सिम बीएसएनएल की ले लो, देशभक्ति है जी। ठीक है, हम समझते हैं कि इस चीज को आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस पर बोल रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा सवाल कि हम खुद कितने
उसके लिए जागरूक है और हम खुद कितना उसको सरकार को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी। तो अजय शर्मा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जी सर। जी। निजीकरण पर समा परवीन जी ने पूछा मेरे से, तो मैंने निजीकरण की जो परिभाषा है वो मैंने इनको बता दी कि ये हो सकता है कि हम 10 सिम अगर चला रहे हैं तो एक सिम बीएसएनएल की ले सकते हैं। नहीं तो पता लगा कि नहीं, बिल्कुल सर। हम भी नहीं चला रहे हैं, है ना। मैं भी नहीं अपने है, आप मैं को ये नहीं कहता सहमत हूँ कि अगर कोई बहुत मुझे तो होता है राष्ट्रद्रोही, वगैरह। नहीं इस चक्कर में जी मुझे कोई सर। देशद्रोही घोषित कर दे तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। हालांकि मैं बीएसएनएल का मैं भी नहीं चला रहा हूँ, लेकिन निजीकरण के खिलाफ मैं भी हूँ पूरी तरीके से कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना आप, क्योंकि हर चीज को देख करके गुस्सा मुझे भी उतना ही आता है जितना आपको, क्योंकि मैं पत्रकार होने से पहले देश का नागरिक हूँ, ये हमेशा कहता हूँ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर आपकी बात से जी। सर। तो अभी जो वहाँ जिस तरीके से लॉकडाउन और कर्फ्यू का जो पालन हो रहा है, तो अभी कितनी तारीख तक के लिए है सिंगरौली के अंदर जो लगाया हुआ के अभी डीसी तो ने? सर 31 मई रात्रि 12 बजे तक है सर। अच्छा, और वैक्सीनेशन की अभी तक क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है? लोग जागरूक हैं, लगवा रहे हैं या फिर अभी भी पीछे हट रहे हैं? हालांकि मिल भी रही है सर लेकिन कुछ लोग पीछे भी हट रहे हैं। और जो नई अभी बिल्कुल स्पुतनिक अभी मार्केट में वहां अभी आई है या नहीं आई? बिल्कुल सर, कुछ लोग लगवा रहे हैं और कुछ लोगों के मन में अभी भी आशंका है कि नहीं वैक्सीन जी लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान होगा। कुछ जी लोगों के लिए जैसे राजनीतिक हो गए उनके लिए स्पेशल वैक्सीन है, हमारे लिए दूसरा हो सकता है। इस वजह से लोग हॉस्पिटल में जाने से आज डरते हैं। लोग बोलते हैं नहीं हॉस्पिटल में जाएंगे तो पानी डाल के हमको लगा देंगे इंजेक्शन और बता नहीं देंगे समझ वैक्सीन सकता लगाया हूँ। हो। जी नहीं, इसमें लोगों का जी सवाल सर। है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है, मेरा नहीं मानना है। ऐसे में तमाम हमारे जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं उनके भी कई विधायक और एमएलए हमारे बीच में नहीं है आज, और उनकी दिवंगत आत्माओं को एटीवी न्यूज चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि भी है। लेकिन इसमें कोरोना किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी को आगे बढ़कर के वैक्सीनेशन के प्रति जो है लापरवाही नहीं बरतनी है, वैक्सीन लगवानी ही है हर किसी को, क्योंकि हम लापरवाही बरत के हम खुद मौत को निमंत्रण दे रहे हैं और हम मौका दे रहे हैं कोविड को, क्योंकि कोविड किसी का सगा नहीं है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, वो अपनी खुद की ही पार्टी में इस समय मस्त है, व्यस्त है। आप ये समझिए, सर आजकल जी सर। सबसे ज्यादा स्वतंत्रता अगर मिली है, एक कीटाणु ने पूरी दुनिया के परमाणु फेल कर दिए। जो पाकिस्तान है, हमेशा हिंदुस्तान को बोलता था जी परमाणु छोड़ देंगे, हमने क्या देखने के लिए रखी है। तो आप सोचिए कि ऐसे और भी थे, किम जोन साहब भी बोला करते थे कि मैंने रखी है, मैं छोड़ दूंगा जी। तो कभी अमेरिका के ऊपर, कभी चाइना को धमकी, तो जिस देश से पढ़ाई लिखाई की, जिस देश से पढ़े लिखे, उसी देश को धमकी दे देते थे। तो ऐसे में हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसे जो परमाणु की धमकियां देने वाले तानाशाह आज किस स्थिति में है, जो दिखाई नहीं देता, एक कीटाणु ने वो इन सब लोगों को वो किस किसी स्थिति का में ला है, वो करके पता खड़ा ही कर नहीं दिया। चल रहा है। जी। तानाशाह तो है नहीं वहाँ जो कहाँ, वो पता ही नहीं चल रहा अस्पतालों था। की, जी, जो अस्पतालों की जो स्थिति है वो सिंगरौली में अभी कैसी है? समझिए। अजय शर्मा जी। जी अस्पतालों जी, की अस्पतालों की जो सिचुएशन है प्राइवेट और सरकारी, वो अभी कैसी स्थिति है? वहाँ के जो मरीज है और उनको कैसा लाभ मिल रहा है, कैसे उनका इलाज चल रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सर लगातार सामने आ रही है। सर यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात कर तो मैंने कल भी डिबेट में आपके सामने बताया था और आज भी वही बात कहूँगा कि यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल की कंडीशन है, वहाँ पर 8वीं फेल हो गए या फिर 10वीं पास करके जो भी लड़कियाँ लड़के हो गए, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जा रहा है और जिनको इंजेक्शन लगाने आता नहीं उनको उनसे इंजेक्शन लगवाया जा रहा है, उनसे ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, उनसे टाका लगवाया जा रहा है। तरह-तरह के ट्रीटमेंट ऐसे लोगों से करवाया जा रहा है जिनको कुछ आता-जाता नहीं है और उनको हॉस्पिटलों में रखा जा रहा है, उनको सैलरी दिया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। और यहाँ पे जो शासकीय जिला ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल है, यहाँ की जो हालात है बद से बदतर हो चुकी है। इस हॉस्पिटल में लोग जाने से डरते हैं। बोलते हैं शायद मैं इस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाऊँगा, तो कहीं न कहीं हमें गलत ट्रीटमेंट देकर हमें मौत के घाट में उतार दें। इस वजह से लोग हॉस्पिटलों में जाने से डरते हैं और तरह-तरह के सवालों से रूबरू करवाते हैं और भयभीत हमेशा रहते हैं। जी लगातार खबर कवरेज के लिए ट्रॉमा सेंटर में कई बार गया, कई बार देखा जहाँ पर सच्चाई अगर कोई उजागर करता है तो पत्रकार के ऊपर ही डॉक्टर लोग हमला कर देते हैं।
और बताते हैं कि नहीं मैं तो ड्यूटी कर रहा था, मेरी ड्यूटी में वो अवरोध पैदा कर रहा था, लेकिन कभी अपनी कमियों को ये नहीं बताएंगे कि नहीं मेरी गलती थी। हमेशा अपनी कमियों को छुपाता नजर आते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी सर। जी, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर चाहे कोई भी विभाग हो, अब विभाग तो अपनी कमियां छुपा ले जाता है, लेकिन सामने वाले की अगर एक भी कमी दिख जाती है वो छुप नहीं पाती है, ये हम सब जानते हैं। उसी के ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जहां 2 गज की दूरी जो बताई गई है वो सभी के लिए जरूरी है, और वो उसका पालन कितना विभाग कर रहा है, कितना पुलिस कर रही है, कितने अन्य लोग कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, लोग गले मिल रहे हैं, तमाम जो सेट हैं हम देख रहे हैं, जो टीवी टेलीविजन पर जो अभी आ रहे हैं तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अभी तक उनकी शूटिंगे जारी है। क्या वो 6 महीने 4 महीने के लिए निरस्त नहीं हो सकती हैं? क्या हम मनोरंजन के लिए पुराने साधनों को फिर दोबारा या पुराने वीडियोज को नहीं हम चला सकते हैं? कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, और वो लोग फिर पब्लिक के बीच में पहुंचते हैं, घरों के बीच में पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों के माध्यम से फैलता है। जैसे नया स्ट्रेन बाहर से आया, बाहर उन्होंने शूटिंग की, अब वो गए, उन्होंने यूएसए किया, इटली किया, फ्रांस किया, वहां शूटिंग की, सीधे यहाँ आए, राजनेताओं से मिल रहे हैं, लोगों से, वो लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो नया स्ट्रेन इसी तरीके से फैलता है। जैसे पिछले वर्ष केरल में एक केस आया था, मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि उस एक केस से आज हम कितने पहुंच गए, हम कितने खत्म हो चुके हैं और कितने पॉजिटिव। चलिए जो ठीक हो गए हैं उनके लिए तो शुभकामनाएं, लेकिन जो लोग हैं नहीं हमारे बीच में, उन लोगों ने भी जंग लड़ी, और जब हार गए तो उन्होंने जीना छोड़ा, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है। तो समा परवीन जी, आप कोई मैसेज आप देना आप चाहेंगी पब्लिक को, आप सिंगरौली के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, ये जो जनता में आपका कोई मैसेज जाए ऐसे समय में जब उन्हें जरूरत है, जो कोई उनको गाइड करे, कोई उनको बताए कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें और किस तरीके से रहें और कैसे हम पालन करें और कैसे हम अपना जीवन यापन चलाएं, और सारी चीजें कि किस तरीके से कहाँ जाएं, हर चीज के लिए। जी सर, हम लोगों के साथ साथ यहाँ के जो कलेक्टर साहब है उनको भी 1-2 बातें बताना चाहते हैं। जी और सर कुछ मदद भी चाहते हैं, जैसा कि सर अभी बात उठा है हॉस्पिटल के ऊपर। जी लोगों के मन में जैसे वैक्सीन को लेकर बहुत सारी गलत चीजें हैं कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हर जगह, हर शहर में और हर जिले में लोगों के मन में ये भी है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसके साथ गलत चीजें कर रहे हैं, ठीक है। आप भी जान रहे होंगे कि हर किसी के मन में ये चीजें हैं। तो क्यों ना सर, अगर हम सरकार को ना बोलकर अपने जिले के कलेक्टर को बोले कि आप, हेलो जी बोले, अपने कलेक्टर साहब को बोले कि आप अपने सिटी जहाँ भी कोविड सेंटर है वहाँ पे छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगवा दें, क्योंकि आमजन और परिजन जो हम सब आम लोग हैं सर, कोविड सेंटर में तो जाकर देख नहीं सकते कि कैसा इलाज हो रहा है, नहीं जाना चाहते और जाकर देख सकते भी नहीं है, ठीक है। तो क्या सीसीटीवी कैमरा के द्वारा कोरोना कोविड सेंटर के जस्ट बाहर ही लाइव प्रसारण नहीं दिखा सकते हैं कि कैसा इलाज हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है? देखिए, सारी सुविधाएं तो प्रशासन किस तरीके से करता है उसको करना भी चाहिए, सरकारों को करना भी चाहिए, लेकिन सरकारें कितना कर पाती हैं, सरकारों की नाकामी और उनका फेलियर ही ये दर्शाता है कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो आपको अंदर जाने की इजाजत इसलिए नहीं दे सकते कि एक व्यक्ति पहले से ही मौत की कगार पर खड़ा है और आप वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर हमारे चिकित्सक हो, ये कोरोना वॉरियर हैं। एक दो के गलत हो जाने से सभी गलत नहीं हो जाते, क्योंकि अगर सभी गलत होते तो हमारी जान हम आज सुरक्षित हैं, इन्हीं लोगों की वजह से सुरक्षित हैं, और ये हमें ध्यान भी देने की। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अंदर नहीं जा सकते, हम मानते कि हमारे थ्रू और किसी को भी फैलेगा, इसलिए हम खुद नहीं जाना चाहते। परंतु क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सकता, और क्या बाहर हम लाइव प्रसारण नहीं देख सकते अंदर ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो अगर लगवा देते हैं तो इस चीज की क्या गारंटी है, अगर वो लगवा देते हैं इस चीज की क्या गारंटी है कि एक सीसीटीवी से वहां भीड़ नहीं इकट्ठी होगी? क्या आप देख ही लेंगे? क्या उसमें वो फायदा नहीं उठाएंगे जिनके अपने बड़े बड़े घरों के लोग हैं? क्या वो जाकर के पूरा कब्जा नहीं कर लेंगे? वो तो दिन भर बैठे रहेंगे, वो तो कहेंगे जी 500 रुपए दे दो। अगर वहां पर बैठा हुआ एक चौकीदार है, नहीं आप समझिए ना इस चीज को, कि अगर एक कमरा उन्होंने बनाया उसमें कहा कि एक व्यक्ति आ सकता है, वो 3 घंटे से बाहर ही नहीं निकला। अगर आप एटीएम में घुस गए, आप 3 घंटे अगर बाहर नहीं आएंगे तो बाहर वाला अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे से लोग मिलने को राजी नहीं, बात करने को राजी नहीं। तो आप ऐसे में देखो कि और उनके लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन की सेवाएं सीमित हैं और
वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको वहां भी पुलिस देनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पुलिस की जरूरत फिर पड़ेगी आप हर चीज के लिए। हम ये समझते हैं कि अभी वर्तमान में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो वैक्सीनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो बढ़ाएं, और दूसरा लोगों में जागरूकता, और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि अगर किसी के पास राशन या इन प्रकार की कोई जरूरतें हैं उनको ज्यादा उसमें तेजी लाएं, और लोगों को जो है ये सरकारें अच्छी नीतियां बना करके उन तक सुविधाएं पहुंचाए, उन तक जो है जो चीजें उनको चाहिए वो मुहैया करवाएं। हाँ सर, सरकार को ये होना चाहिए जो 3 माह का राशन है उसको देना चाहिए। और सर जी जो वो दे रहे हैं गेहूँ, क्या देते हैं, चावल और गेहूँ देते हैं, तो क्या सर उनको दाल कहाँ से चाहिए? दाल कहाँ से मिलेगा? मसाले जी कहाँ से मिलेंगे? वो सब भी थोड़ा बहुत करवाना चाहिए सर, क्योंकि कमाने का जो जरिया है वो तो बिल्कुल बंद हो चुका है। पर हमने लगातार पिछले बार भी देखा है, पिछले वर्ष भी देखा है कि जिन लोगों के पास था जब खुलेआम की गई तो उन्होंने कम से कम ये आप यकीन मानिए कि उन्होंने इकट्ठा ही कर लिया। अब वो ऐसी स्थिति में फिर अब जो व्यक्ति दे रहा है वो आपका चेहरा नहीं पहचान पा रहा। अगर किसी को खुलेआम दे दिया जाए तो लोग इतना भर लेते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम वर्ग का व्यक्ति तो जाता नहीं है, वो तो शर्म के कारण नहीं सर जाएगा हम कि अजी व्यक्ति ये से अगर किसी मांग ने रहे हैं, देख हम तो लिया, सरकार से मांग रहे हैं। अगर सर मुझे हम नहीं, व्यक्ति से अगर कहाँ मुझे मांग किसी ने दे नहीं, सरकार किसी को देती है तो लेने सरकार वाले भी नहीं है, मीडियम सर पहुंचता नहीं राशन है। कार्ड के थ्रू दे ना सरकार, राशन कार्ड के थ्रू दे सरकार। और जो अस्थायी जी पात्रता पर्ची है वो लोग कहाँ से बनवाएंगे सर? ये सब जी ठीक है, सरकार दे रही है सहायता, पर ये पर्ची देखिए कहाँ बनवाए इसके लॉकडाउन लिए में? जो इसके लिए गांव के प्रतिनिधि हैं उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि किस लिए है और प्रतिनिधित्व कर किस चीज का रहे। गांव का अगर प्रतिनिधि, अगर गांव का मुखिया अगर उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगा कौन लड़ेगा? नगर पालिका के हमारे चेयरमैन अगर उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो ऐसे में नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर के विधायक हों या फिर एमएलए हों, इन सबकी जिम्मेदारी है, जो एमपी हैं तो उन सबकी जिम्मेदारी है कि पूरी तरीके से जनता को क्या परेशानी आ रही है अजय शर्मा जी, तो उनको ये समझने की जरूरत है और उन्हें समझना भी चाहिए। उन्हें इसमें आगे भी आना चाहिए और हाथ बढ़ा करके मदद करनी चाहिए। जैसे हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए आते हैं तो उसी तरीके से हाथ बढ़ा करके उनका हाथ पकड़ना भी चाहिए। आज हाथ थामने की जरूरत है लोगों की। बिल्कुल सर। और कोरोना महामारी अभी चल रही सर, इस अंतिम चरण में मैं सिंगरौली वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा। इस जी कोरोना महामारी के दौरान किसी जी भी व्यक्ति से जो है मतभेद न करें, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अगर कोरोना महामारी के गाइडलाइंस के नियम कलेक्टर के द्वारा पारित हो रहे हैं तो कलेक्टर महोदय को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय आप नियम पारित तो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोरोना को लेकर नियम पारित कर रहे हैं, लोग जागरूक होंगे। और लोगों से भी मेरी अपील है, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन जो व्यक्ति जिनका पेशा रोज कमाना और रोज खाना है, जिनके पास एक दिन में 200 रुपए कमाते हैं और उस 200 रुपए में 100 रुपए के खा लेते हैं और 100 रुपए जो बचता है उसमें अपने घर के सामग्रियों को लेने में उनका खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों को सरकार ध्यान दे और इनके पास क्या सामग्रियों की कमी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, सरकार इनको ध्यान दे और ऐसे लोगों तक इनकी आम जनमानस के लिए जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं इन तक आपूर्ति कराए और इनके लिए एक अलग सी सारणी बनाए जिसमें जिले के अधिकारी हो या वॉलंटियर हो या फिर होम डिलीवरी के नंबर हो, सभी के नंबर इनके व्हाट्सएप पे, इनके घर पे या फिर इन तक अवगत कराएं, जिससे इनको जो भी आवश्यक सामग्री की जरूरत हो या फिर ट्रीटमेंट की, तो ये उस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधाओं की आपूर्ति करा सकें। आज के इस लाइव डिबेट में आप सभी ने बेबाकी से अपनी बात रखी, और सवाल होने भी चाहिए, सवाल उठने भी चाहिए, और सवाल जिम्मेदारों से किए भी जाने चाहिए। तभी जब हम सवाल उठाएंगे तभी हमें अपनी सुविधाएं मिलेंगी, हमारा हक हमें मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल। सर